अहम डिस्कशन और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकंठ मिश्रा, क्रेडिट स्विस के चीफ इंडिया स्ट्रेटेजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही समय उनका कीमती होता है, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट किए बिना उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नीलकंठ, आपकी बहुत ही शानदार मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपको ये बजट बहुत पसंद आया। जिस तरह से सब लोगों ने हमें बताया कि 10 on 10, 9.5, 9 on 10, आपने कैसे रेट किया क्वालिटी ऑफ द बजट? वो 9 out of 10 और 10 out of 10 तो हर साल होता है। इस साल हमने भी मतलब लिखा कि टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। अच्छा, टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस। जैसे देखें कि सरकार ने पहले तो ये मार्केट्स को सिग्नल दिया कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि इकोनॉमी को एक डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली नहीं पुश करेंगे, हम अपना फिस्कल डेफिसिट गिराते रहेंगे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी ग्लोबल वॉलेटिलिटी चल रही है फाइनेंशियल मार्केट्स में, अभी भी अनसर्टेनिटी है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, जितने डॉलर हमें चाहिए हर साल उतने डॉलर नहीं आ रहे हैं, और इसलिए थोड़ा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर डिमांड पिकअप करनी शुरू होती है तो सरकार, इकोनॉमिक थियरी यही बोलती है कि सरकार को अपने हाथ थोड़े खींचने शुरू करने चाहिए, और ये सरकार ने किया। दूसरा इसमें पॉजिटिव ये है कि ये नंबर्स बहुत क्रेडिबल हैं कि पहले भी हमने देखा है कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन अटेम्प्ट कर रही है, बट 20% टैक्स ग्रोथ ले लिया, थोड़ा और 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ले लिया। इस बार के टारगेट्स जो हैं वो क्रेडिबल, अचीवेबल लगते हैं। तीसरा, जो एक्सपेंडिचर क्वालिटी है, तो ये तो मानना जरूरी है कि भाई आप फिजिकल कंसोलिडेशन करें, बट जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, जो पैसे बच रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली फर्टिलाइजर के दाम गिर गए, ग्लोबली अभी फूड के दाम भी, मतलब जो अनाज का दाम और अनाज के जो सपोर्ट सरकार को देना था वो भी गिर गया। नरेगा का डिमांड गिरना शुरू हुआ है, यानी कि जो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, राइट, किसी को नौकरी नहीं है तो वो नौकरी मांगता है, तो उसमें भी 90,000 से 60,000 करोड़ का डिमांड सरकार एक्सपेक्ट कर रही है गिरेगा। उस बचे हुए पैसे को रेलवेज और रोड्स में लगाना, ये भी एक एक्सपेंडिचर, अच्छी एक्सपेंडिचर क्वालिटी है। काफी टैक्स के जो लूप होल्स थे उनको क्लोज किया, वो मार्केट लिंक डिबेंचर्स, इंश्योरेंस के पॉलिसीज वगैरह। सो आई थिंक ये बहुत ही मतलब हर ऑलमोस्ट हर बॉक्स में ये एक टिक लगाता है, तो ये काफी काफी अच्छा बजट था मार्केट्स के लिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरह का पुश एक तरफ कैपेक्स के लिए किया जा रहा है, उसके भी फायदा बैंकिंग सिस्टम को मिलेगा क्योंकि इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिमांड आएगी जो कि ऑलरेडी मजबूत हो गई है, और इस बार कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए भी खूब पैसा दिया गया, तो और कंजम्पशन लेड डिमांड भी आएगी और रिटेल क्रेडिट भी अच्छा लग रहा है। तो आप हमारी बैलेंस शीट जो है इंडियन बैंक की, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर को कैसे देखते हैं? वो कुछ सालों पहले जैसा फ्रेजाइल है या बहुत मजबूत हो गया है और इस जोरदार क्रेडिट ग्रोथ को फेस करने के लिए एकदम रेडी है आगे आने वाले समय में? तो देखिए, ये तो अच्छी बात है कि केपेक्स काफी सपोर्ट होगा, बट ये याद रखें कि ये रोड्स और रेलवेज में हो रहा है। तो अब जैसे रेलवेज में इसके मल्टीप्लायर और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी होंगे, बट रेलवेज में ज्यादातर खर्च जो है सरकार ही कर रही है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर का आना थोड़ा मुश्किल लगता है। वैसे ही रोड्स में भी जो NHAI की फंडिंग है वो, उसका फिजिकल एलोकेशन काफी बढ़ा है, तो सरकार ज्यादा खर्च करेगी तो जरूरी नहीं है कि उससे क्रेडिट बढ़ेगा। कंजम्पशन पे आप देखें, सरकार का खुद का अनुमान है कि 35,000 करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन होगा, यानी कि जो उन्होंने टैक्स स्लैब्स चेंज किए हैं। तो वो आप ये देखें कि 302 ट्रिलियन रुपीस की इकॉनमी होने वाली है FY24 में, यानी 302 लाख करोड़। एंड उसमें 35,000 करोड़ जो है वो 0.1% होता है। अगर आप 60% ले लें कंजम्पशन GDP का शेयर, तो 180 लाख करोड़, 180 ट्रिलियन रुपीस का टोटल कंजम्पशन है। तो उसमें आप 0.2% से अगर सपोर्ट करेंगे भी, उसमें से हो सकता है बहुत लोग वो टैक्स की सेविंग जो है बचा ही लें और सेविंग्स में डाल लें, तो डायरेक्ट कंजम्पशन बूस्ट नहीं है। बट
आपका जो 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 मुख्य मुद्दा या आपने जो जो मेन पॉइंट आपका था कि ये कि बैंक्स का आउटलुक अगले 1 डेढ़ साल 2 साल काफी पॉजिटिव है, उस पे हम टोटली एग्री करते हैं। तो बजट का का मैं डायरेक्टली नहीं पूछ रहा डायरेक्ट इम्प्लीकेशन शायद ना हो, जी। बट मेरे हिसाब से उस स्टेबिलिटी से बजट्स को बैंक्स को भी फायदा। फॉलो अप क्वेश्चन, हमारे बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ आपको कैसी लगती है? जैसे उन्होंने अपने लोन बुक को स्ट्रक्चर किया हुआ है, जैसे वो अंडर राइटिंग करते हैं क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट या रिटेल लोन्स। हमारे साथ बसंत मिश्री भी जुड़ रहे हैं, बस 2 ही मिनट में मैं आता हूं बसंत जी आपके पास। आपको बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नजर आती है या थोड़ी वल्नरेबिलिटीज हैं किसी, या हमने प्रोसेस ड्रिवन है कि किसी लार्ज ग्रुप, किसी लार्ज कंपोनेंट सेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कैसा किया हुआ है बैलेंस शीट्स में? मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 10 साल का। 10 साल पहले की हालात देखें और उसके कंपैरिजन में आज के हालात देखें तो रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है। जो अभी मार्केट्स को डर लगा हुआ है, कुछ पीएसयू बैंक्स में काफी हैवी सेलिंग हुई है, वो डर जो है उससे हम अग्री नहीं करते। हमारे हिसाब से बैंक्स की बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग है और क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, इनफैक्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट तो अभी पिकअप करना शुरू किया है, राइट? उसको खराब होने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। और एक आध ग्रुप का जो बड़े एक्सपोजर की बात तो कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से उसमें रिस्क जो है बहुत कम है। रिटेल क्रेडिट में काफी ग्रोथ आई है और उस पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है हमें, बट एक अच्छी चीज होती है रिटेल क्रेडिट में कि उसमें एवरग्रीनिंग का रिस्क बहुत कम है। और उसमें उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैंक्स की बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये जो आखिरी वाला क्लैरिफिकेशन था, ये किसी एक ग्रुप की तरफ या किसी भी एक क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ लेंडर्स की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है और बैलेंस शीट अच्छी तरह प्रोसेस की गई है, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीलकंठ, मुझे कैपिटल गुड्स पे भी आपसे सवाल पूछा था, बट मुझे पता है कि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप 1 मिनट में बता सके, आप कैपिटल गुड्स पे पॉजिटिव है जो कैपेक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट आए, या आप न्यूट्रल है उस पर? नहीं, हम कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स जो है, देखिए हमेशा हमें मार्केट और मतलब इकोनॉमिक और ग्रोथ को बैलेंस करना होता है कि स्टॉक्स क्या प्राइसिंग कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स जो हैं वो सबसे एक्सपेंसिव सेक्टर है, और एट एन एग्रीगेट लेवल मुझे लगता है कि उसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं आएगा, बट मुझे लगता है, और इसलिए हम लोग उस पर अंडरवेट हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और एक जो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पे हम लोग ओवरवेट हैं, क्योंकि हमें लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें केपेक्स करती रहेंगी, बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे और उसमें आई थिंक पॉजिटिव ट्रेंड होगा। इंडस्ट्रियल गुड्स इन जनरल बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि ग्लोबल गुड्स में स्लो डाउन हो रहा है, उसमें थोड़े डाउन साइड रिस्क भी आ सकते हैं। अच्छा, आज हमारे साथ समय निकालने के लिए नीलकंठ, रियली अप्रिशिएट आपने अपने बिजी शेड्यूल से ET Now स्वदेश के लिए भी बातचीत की। देखिए, भारत का बजट है तो भारत के स्वदेशी चैनल से तो बात करना बनता है, और नीलकंठ से इंस्टीट्यूशंस बहुत क्लोजली सुनते हैं। सारे इंस्टीट्यूशन में जिनको जानता हूँ वो नीलकंठ के नोट्स को रेफर करते रहते हैं और बताते रहते हैं नीलकंठ जी ने ये लिखा वो लिखा। लेकिन अब